मैं सिमरन और आप देख रहे हैं AP24 न्यूज। अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री आज भारत के दिग्गज नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कोलकाता के दौरे पर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में करीब 5 बजे पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन कर समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये गैलरी नेताजी के लिए तैयार की गई है, जिसका नाम निर्भीक सुभाष रखा गया है। दूसरी गैलरी देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाई गई है। इस 11वीं का नाम विप्लवी भारत रखा गया है। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नेताजी पर आधारित एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन भी करेंगे। यह प्रोजेक्शन नेता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई चिट्ठी उसे जुड़ी एक किताब का भी विमोचन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे, जो नेताजी पर आधारित रहेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ नेताजी के थीम पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आम्रा नूतन जिब्नेरी में भी आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आमंत्रित की गई हैं। कोलकाता में इन कार्यक्रमों का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 21वीं सदी में नेता सुभाष चंद्र बोस की विरासत का फिर से दौरा सहित कई कार्यक्रम और एक आर्ट गैलरी के साथ साथ चित्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री वहां मौजूद कलाकारों और प्रतिभागियों से वार्ता करेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस पर राफेल विमान का प्रदर्शन पहली बार सार्वजनिक तौर पर किया जाएगा। इस बार पहली फाइटर महिला भावना कांत MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचेंगी। इसके साथ ही इस बार भारत की धार्मिक संस्कृति की झलक दिखाई देगी। झांकी में अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर, उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर, दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर, गुजरात के मेढेरे का सूर्य मंदिर, पंजाब की झांकी में श्री गुरु तेज बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, शीशगंज गुरुद्वारा, दिगंबर जैन मंदिर और बैप्टिस्टर सेंट्रल चर्च देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केवल 25,000 पास ही वितरित किए गए हैं, जिसमें 4,000 पास आम जनता को दिए जाएंगे। परेड में राष्ट्रपथ और इंडिया गेट के इलाके की सुरक्षा जिम्मेदारी ITBP K-19 को सौंपी गई। परेड की तैयारियों की व्यवस्था में तैनात उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अयोध्या पवित्र नगरी और राम मंदिर आस्थावान के लिए श्रद्धा का रूप है, जिस वजह से इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी बेहद ही खास होगी, क्योंकि इस झांकी में पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर को प्रदर्शित किया जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज अयोध्या के दीपोत्सव को भी राजपथ पर दिखाया जाएगा। झांकी में भगवान राम के जीवन के विभिन्न चरण जैसे शबरी के बेर खाना, संजीवनी बूटी लाना जैसे दिलचस्प प्रदर्शनी होंगे। इस बार की झांकी में लाल किले को भी प्रदर्शित किया जाएगा। दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान कृषि कानून को रद्द कराने की मांग पर डटे हुए हैं। किसान और केंद्र सरकार के बीच 11वें दौर की बात हो चुकी है। इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। किसान अब केंद्र सरकार के साथ दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। किसानों को बढ़ता हुआ आक्रोश देखकर भारत के नागरिक समेत विदेश के नागरिक भी उनके साथ समर्थन में सामने आए हैं। किसान सिंधु बॉर्डर पर भारी संख्या में लाठी बना रहे हैं, जहाँ लाठियां बनाने के लिए भारी संख्या में बढ़ई मौजूद है। किसान मोर्चा के किसानों का कहना है ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई से नए पंजाब और नए भारत का निर्माण करके ही हम दिल्ली वापस जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन कृषि कानूनों की वापसी के साथ साथ MSP के कानून की गारंटी के लिए राजभवन का घेराव करेंगे। प्रशासन ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए प्रदेश में कई जगह बैरिकेडिंग लगाई है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने 23 जनवरी को राजभवन का घेराव और 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड का आयोजन करने का फैसला किया था, जिसके मद्देनजर आज भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा के अनुसार सभी जिलों में किसानों को लखनऊ आने से रोका जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश में उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों व कमिश्नरेट के अफसरों से स्थिति की जानकारी ली और सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता किए जाने के दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा, आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए किसानों को समझाकर उनसे बात करें और राजभवन के घेराव के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों को पता करें। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी मुस्तैदी बरते जाने के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।
आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा देश के सबसे तेज नेता कहे जाने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आज ही के दिन 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेता सुभाष चंद्र बोस जी के सुविचार युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उन्होंने युवाओं को संघर्ष और कर्म कर जीवन में बदलाव करने की सलाह दी है। नेताजी का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा उनके सकारात्मक जीवन और उनके बदलाव के विचारों को रोशनी प्रदान करता है। नेताजी का जन्मदिन भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने नेता सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनको सादर नमन किया। आगे राष्ट्रपति ने कहा नेता सुभाष चंद्र बोस के अदम्य साहस और वीरता के सम्मान में पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। उनकी देशभक्ति और बलिदान से हमें सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। उपराष्ट्रपति ने नेताजी के सुविचारों की कुछ पंक्तियां कही। अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकाना हमारा फर्ज है। जो आज़ादी हम अपने त्याग और बलिदान से हासिल करेंगे उसे हम अपनी ताकत के बल पर सुरक्षित रख सकेंगे। आगे उपराष्ट्रपति ने कहा राष्ट्र के लिए पराक्रम और समर्पण ही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने इस शुभ अवसर पर कहा कृतज्ञ राष्ट्र देश की आज़ादी के लिए नेताजी के त्याग और समर्पण को सदैव याद रखा जाएगा। वहीं गृह मंत्री ने कहा सुभाष बाबू के अंदर असीम साहस और अनूठी संकल्प शक्ति का आनंद प्रवाह विद्यमान था। उनके अद्भुत व्यक्तित्व और ओजस्वी वाणी ने लोगों को हृदय में स्वतंत्रता का ज्वार उत्पन्न किया। नेताजी का जीवन देश के युवाओं के लिए एक आदर्श है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप अपने चरम पर पहुंच गया है। आज भी राष्ट्रीय राजधानी समेत हरियाणा, यूपी और भारत के अधिकतर राज्यों में घना कोहरा बना हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी में गिरावट दर्ज की गई। विजिबिलिटी कम होने के कारण कई ट्रेनें और फ्लाइट देर से चल रही हैं। बीते 10 दिनों में घने कोहरे के कारण 16 ट्रेनें देर से चल रही हैं। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली के पालम सफदरगंज में सुबह 5:30 बजे के करीब न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस बना रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम में उतार चढ़ाव के चलते पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिस वजह से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में और गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। तापमान में जल्द गिरावट होने से शीतलहर बन जाएगी। दिल्ली में 28 जनवरी तक तापमान गिरने की संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची में 26 जनवरी से तापमान में सुधार होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ साथ तापमान लगातार गिरता रहेगा। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया है। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान राहुल गांधी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने वहां पहुंचते ही मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार के खिलाफ पूरा भारत एकजुट होकर लड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा मैं तमिलनाडु आकर काफी खुश हूँ। मुझे कोंगू बेल्ट के अपने तमिल भाइयों और बहनों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। हम साथ मिलकर तमिलनाडु की संस्कृति को मोदी सरकार के हमले से बचाएंगे। तमिलनाडु में 2022 के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी कोयम्बतूर और त्रिपुरा जिले में रोड शो करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी एमएसपी क्षेत्र किसानों और कुछ बुनकरों से भी मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। 14 जनवरी को राहुल गांधी इरोड जिला पहुंचेंगे, जहां वह बुनकरों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। 25 जनवरी को राहुल गांधी करूर जिला पहुंचेंगे, जहां वो किसानों के साथ चर्चा करेंगे। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के चलते चीन आए दिन अपनी नापाक हरकतों को बढ़ाता जा रहा है। चीन कभी तो वार्ता के जरिए तनाव को कम करने की बात करता है, तो कभी सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर देता है। चीन अब सीमा पर भारतीय सेना की जासूसी कर रहा है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में चीन लगा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंटेलिजेंस द्वारा भारतीय सेना पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी काराकोरम के पास दौलत बेग, ओल्डी, सिक्किम, अरुणाचल और पेंगोंग नदी के किनारे तैनात भारतीय सेना की आवाजाही पर चीन द्वारा जासूसी की जा रही है। हाल ही में एक अज्ञात चीनी सैनिक की गिरफ्तारी पेंगोंग के दक्षिण के पास से की गई थी।
वह सैनिक तकनीकी माध्यमों के जरिए बॉर्डर पर भारतीय सेना को ट्रैक कर रहा था। दोनों ही देश इस तनाव को कम करने के लिए कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दोनों ही देश के बीच पिछले वर्ष से तनाव की स्थिति व्याप्त है, जिसे कम करने के लगभग सारे माध्यम खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक आशा की किरण के तौर पर दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की 9वें राउंड की वार्ता के लिए 24 जनवरी निर्धारित की गई है। यह वार्ता भारत चुशुल सेक्टर के दूसरी ओर स्थित मोलोडो में की जाएगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध के मद्देनजर भारत के रक्षा मंत्री ने कहा, जब तक चीन सीमा से अपने सैनिकों को वापस नहीं लेगा तब तक भारतीय सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। भारतीय सैनिकों को इस कड़ाके की ठंड में पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं, जिससे वो इस ठंड का सामना करते हुए देश की रक्षा करेंगे। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बनाए गए 3 गाँवों पर रक्षा मंत्री ने कहा, चीन कई वर्षों से गाँव का निर्माण कर रहा है। आगे कहा, सीमावर्ती इलाकों में भारत तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। इसमें कुछ परियोजनाओं पर चीन को आपत्ति है, लेकिन भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना अच्छे से जानता है और भारत दृढ़ निश्चय वाला मजबूत देश है। हालांकि भारत ने भी अब स्थानीय लोगों और अपने जवानों की सुरक्षा के मद्देनजर उस क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से बढ़ रहा तनाव कम नहीं हो रहा है। हालांकि 24 जनवरी को होने वाली वार्ता में समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। भारत में 16 जनवरी से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान के पहले दिन 2,07,239 लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जनवरी शाम 6 बजे तक 12,72,097 लोगों को टीका लगाया गया। भारत में चरण के 5वें दिन 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई थी। टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। ब्रिटेन के बाद भारत दैनिक टीकाकरण के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका ने 1.75 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया था, जो पहले नंबर पर है, जिसके बाद चीन ने 1.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया। तो वहीं ब्रिटेन ने 58.5 लाख लोगों का टीकाकरण करने के बाद तीसरे स्थान पर नजर आ रहा है। अमेरिका ने 24 दिसंबर को अभियान शुरू किया था, जिसके 10 दिन बाद 1 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगा दी गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में एक सप्ताह के भीतर 12.72 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 14,256 मामले सामने आए हैं। तो वहीं 152 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। तो वहीं 17,130 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। तो वहीं 13,90,500 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद भारत ने अपने मित्र देशों को वैक्सीन पहुंचाने के अपने वादे पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भूटान को 1.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचाई गई थी। तो वहीं अब ब्राजील को भी वैक्सीन की खेप पहुंचा दी गई है। भारत की इस मदद से ब्राजील के राष्ट्रपति काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत सरकार का वैक्सीन के लिए शुक्रिया अदा किया है और ट्विटर पर हनुमान जी की फोटो भी साझा की है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कहा, वैश्विक महामारी को दूर करने के प्रयासों में भारत में एक महान भागीदारी होने के लिए ब्राजील आज खुद को बेहतरीन सम्मानित महसूस कर रहा है। ब्राजील को कोविड-19 वैक्सीन के रूप में मदद करने के लिए राष्ट्रपति ने मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। ब्राजील के राष्ट्रपति के प्रशंसा भरे शब्दों पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में ब्राजील का एक विश्वसनीय भागीदारी बनना सम्मान की बात है। हम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे। ब्राजील में भारतीय राजदूत के अनुसार दोनों देशों के लिए वैक्सीन का लेन देन दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को दर्शाता है और यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ब्राजील कोविड-19 वैक्सीन का कंसाइनमेंट पाने वाला पहला देश है। तो वहीं वैक्सीन की मदद पहुंचाने के लिए भारत को अमेरिका ने अपना सच्चा मित्र बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय कमेटी के चेयरमैन ग्रिगोरी मीक्स ने कहा, भारत द्वारा पड़ोसी देशों की मदद के लिए भारत सराहना का हकदार है। भारत पड़ोसी देशों को मुफ्त में वैक्सीन की खेप मुहैया करा के वैश्विक महामारी से लड़ने में दुनिया की काफी मदद की है। बड़े देशों में भारत द्वारा वैक्सीन पहुंचाए जाने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में भारत का एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान को टीके की खेप उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान की ओर से कभी वैक्सीन की मांग नहीं की गई, इसलिए उसे टीका नहीं दिया गया है। भारत ने अब तक भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को टीका पहुंचा दिया है। भारत कोविड-19 वैक्सीन निर्माण का वैश्विक गढ़ बन गया है।
ऐसे में पाकिस्तान को ठिकाना दिए जाने पर वहीं अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, पाकिस्तान ने कभी टीके की मांग नहीं की, इसीलिए पाकिस्तान को टीका मुहैया नहीं कराया गया।